नमस्कार साथियों। आज के करंट अफेयर्स में हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं को समझेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2027 के लिए काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। ठीक है, प्रश्न था हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन पे आधारित क्वेश्चन है जो कि इस तरीके से है कि एआई कोष भारत में एआई अनुसंधान के लिए डेटा सेट और एआई मॉडल साझा करने वाला एक मंच है। पहला कथन है ये। दूसरा कथन है कि इंडिया एआई मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तीसरा है कि आयुष ग्रिड आयुष्मान क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए एआई आधारित प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। तीन कथन है, सही इसमें से कौन सा कथन है ये बताना है हमें। तो अगर देखा जाए तो तीनों कथन सही है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। हालांकि एआई कोष भारत में एआई अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विकसित एक प्लेटफॉर्म है जहां डेटा सेट, मेटा डेटा और एआई मॉडल टूल किट और उपयोग के उदाहरण साझा किए जाते हैं। वहीं इससे शोधकर्ताओं और डेवलपर्स को बेहतर एआई समाधान विकसित करने में सहायता मिलती है। इंडिया एआई मिशन की बात करें तो ये भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य होता है कि एआई अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप्स और डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देना। आयुष ग्रिड आयुष क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए एआई आधारित प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है जिसका उद्देश्य है कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से संबंधित अनुसंधान जो औषधि पौधों, औषधि प्रशासन और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एआई कोर्स से संबंधित प्रश्न बने थे। आते हैं अगले प्रश्न पे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। फवारा मालदीव की तत्काल भुगतान प्रणाली है। फवारा यूपीआई एकीकरण के बाद मालदीव से भारत में वास्तविक समय में धनराशि भेजी जा सकती है या फिर इस व्यवस्था के अंतर्गत धनराशि मालदीवियन रुपया में भेजी जाती है तथा भारत में लाभार्थी के खाते में रुपए में जमा होती है। चार विकल्प दिए हैं, सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तीनों कथन सही है क्योंकि फवारा की बात करें तो ये मालदीव की तत्काल भुगतान प्रणाली है जो कि यह भारत के यूपीआई की तरह कार्य करती है और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से तेज एवं सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा भी प्रदान करती है। 23 जुलाई 2026 को भारत और फवारा के यूपीआई के बीच सीमा पर भुगतान कॉरिडोर शुरू किया गया जिसके बाद मालदीव के नागरिक अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से भारत के यूपीआई सक्षम बैंक खातों में रियल टाइम धनराशि भेज सकते हैं। इस प्रणाली में भुगतान मालदीवियन रुपया में शुरू होता है लेकिन राशि स्वतः भारतीय रुपए में परिवर्तित होकर भारत में लाभार्थी के बैंक खाते में जमा हो जाती है। इससे क्या होता है कि दोनों देश के बीच धन भेजना पहले की तुलना में अधिक तेज, सरल और सुविधाजनक हो गया है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेते, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर आधारित क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलेंगे यूपीएससी वाले पैटर्न। मिशन भारत जो कि मिशन शक्ति भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसे 15वें वित्त आयोग की अवधि मतलब 2021, 2022 से 2025, 2026 के दौरान लागू किया जा रहा है। या फिर मिशन शक्ति के दो उपघटक संबल और सामर्थ्य हैं जो क्रमशः महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण पर केंद्रित है। मिशन शक्ति ऐप में केवल महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित हेल्पलाइन सेवाओं को ही एकीकृत किया गया है। तीन कथन थे, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। सही विकल्प हो जाएगा इनमें से ऑप्शन बी। ठीक है, एक और दो कथन सही है तो ऑप्शन ए। क्योंकि मिशन शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक प्रमुख समेकित योजना है जिसे 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए लागू किया गया जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। वहीं इस योजना के दो प्रमुख घटक हैं जो कि दूसरा कथन हमारा यही कहता है। संबल मतलब महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण और सामर्थ्य मतलब महिलाओं के सशक्तिकरण एवं कल्याण। तीसरा कथन क्यों गलत है?
अगर बात करें तो ये मिशन शक्ति ऐप जो केवल महिला सुरक्षा तक सीमित नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें 112 हेल्पलाइन नंबर जो होते हैं और 1930 जो साइबर अपराध, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, 14416 टेलीमानस, 1515 पोषण एवं PMMVY और 15100 कानूनी सहायता जैसी कई सेवाओं को एक ही मंच पर एकीकृत किया गया है, ठीक है। तो इसलिए ये विकल्प गलत है, क्योंकि उसमें बोला है कि मिशन शक्ति ऐप केवल महिला सुरक्षा तक सीमित है, जबकि ऐसा नहीं है। आते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PMSSY फ्लोटिंग सोलर परियोजना के विकास से संबंधित है या फिर योजना के तहत 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर क्षमता विकसित की जाएगी, या फिर प्रत्येक परियोजना को रुपए 5 करोड़ प्रति मेगावाट की केंद्रीय सहायता मिलेगी। सही उत्तर बताने हैं। सही विकल्प हो जाएगा 1 और 2। तो कथन ही सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना इसे बोलते हैं PMSSY को। फुल नेम इसका, वो केंद्र सरकार ने 5070 करोड़ की कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं का विकास करना है। इन परियोजनाओं में 10,000 मेगावाट की कम से कम 2 घंटे की ऊर्जा भंडारण क्षमता भी शामिल होगी, जिससे सौर ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ेगी और ग्रिड की विश्वसनीयता मजबूत होगी। यह योजना जलाशयों, बांधों और अन्य अंतर्देशीय जल निकायों का उपयोग कर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी, जिससे क्या है कि भूमि की आवश्यकता भी कम होगी। लगभग 10 मिलियन टन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वार्षिक कमी भी आएगी और 16,000 से लेकर 17,000 रोजगार सृजित होंगे तथा आत्मनिर्भर भारत के तहत भी सोलर मॉड्यूल, ऊर्जा भंडारण प्रणाली और फ्लोटेशन सिस्टम जैसे घरेलू विनिर्माण को भी प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। आते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट सवाल पर। सवाल है ये एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की। तो हाल ही में चर्चा में रहा एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, जो कि शॉर्ट में EL बोलते हैं, किस क्षेत्र से संबंधित है? दुर्लभ मृदा तत्वों की खोज से, कोयला खनन से, पेट्रोलियम उत्पादन से या फिर समुद्री मत्स्य पालन से। तो अभी हाल ही की बात है, ये संबंधित है दुर्बल मृदा तत्वों की खोज से। ये राजस्थान दुर्बल मृदा तत्वों के लिए जो कि एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ठीक है। और यह देश का पहला अनुबंध है जिसे MMDR मैंडेट एक्ट 2023 के तहत लागू नई क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग व्यवस्था के अंतर्गत निष्पादित किया गया है। ध्यान रखेंगे कि यह लाइसेंस राजस्थान के बालोतरा और जोधपुर जिलों की सीमा में स्थित 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए जारी किया गया है, जिसका अनुबंध सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के साथ किया गया है। बात करें इस एक्ट की, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 खान एवं खनिज विकास एवं विनिमय संशोधन अधिनियम, इसका फुल नेम है। यह अधिनियम MMDR एक्ट 1957 में जो कि संशोधन करने के लिए लाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था क्रिटिकल मिनरल्स की खोज एवं खनन को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना और भारत की खनिज सुरक्षा को मजबूत करना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर बताएं। प्रमुख प्रावधान इसके कुछ थे, जैसे एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की नई व्यवस्था शुरू की गई, डीप सीटेड एवं क्रिटिकल मिनरल जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, गोल्ड आदि की खोज के लिए निजी कंपनियों को नीलामी के माध्यम से लाइसेंस दिया जा सकता है। 29 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार को क्रिटिकल मिनरल के ब्लॉकों की नीलामी का अधिकार भी दिया गया है, जबकि राज्यों को राजस्व प्राप्त होता है इसमें इसका उद्देश्य खनिज आयात पर निर्भरता कम करना तथा आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ ऊर्जा के लिए आवश्यक खनिजों की उपलब्धता बढ़ाना है, ठीक है। कम समय में हमने काफी अच्छे से कवर किए हैं इस पॉइंट को। एक सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में UPI सेवाओं की शुरुआत किस देश में की गई है? फ्रांस में, ग्रीस में, जर्मनी में या फिर इटली में? तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
उम्मीद है कि आज के करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।